गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरा नाम मंगेश जायसवाल है। नया नया मैंने यूट्यूब चैनल ओपन किया है। काफ़ी लंबे टाइम से मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा भी रहा हूँ। यूपीएससी की प्रिपरेशन भी चल रही है काफ़ी लंबे टाइम से। और अभी तो फ़िलहाल मैं यूपीएससी स्टूडेंट्स जो हो गए, एनडीए के स्टूडेंट्स हो गए, उनको पढ़ा रहा हूँ। तो मैंने सोचा चलो एक वीडियो बनाते हैं, पढ़ाकर बोर हो गया हूँ मैं थोड़ा सा, तो सोचा कि थोड़ा एक वार्तालाप हो जाएगा। तो आप लोगों में से कुछ लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, जो शायद सोच रहे हैं यूपीएससी प्रिपरेशन की शुरुआत करने के लिए, कुछ आप में से हैं जिन्होंने शुरुआत कर दी है, और आप लोगों में से काफ़ी लोग होंगे जो काफ़ी लंबे टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं और कोई ना कोई इन जनरल मिस्टेक्स कर रहे हैं, जिससे एग्ज़ाम में बहुत सारी आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही होंगी। तो सी यूपीएससी में इन जनरल जो मिस्टेक्स स्टूडेंट्स करते हैं इनिशियली, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वो कौन सी मिस्टेक्स हैं जो हमें नहीं दोहरानी है, ठीक है। यूपीएससी कैसे प्रिपेयर करना है, क्या क्या बुक लिस्ट होनी चाहिए, ठीक है। किस टीचर से हमें पढ़ना चाहिए, क्या रेफरेंस बुक्स की देखनी चाहिए हमें, एनसीईआरटी पढ़नी है तो कौन सी पढ़नी है, इन इन चीज़ों पे तो बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है ऑलरेडी यूट्यूब पे। तो मैंने सोचा चलो वो सब बाद में कभी करेंगे, अगर करना भी होगा तो, अगर डिमांड आई तो। और तो मैंने सोचा कि चलो इन चीज़ों पे बात करेंगे हम कि वो जनरल मिस्टेक्स क्या है जो हमें कमिट नहीं करने। सी, जब भी बच्चे इनिशियली यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं तो वो कुछ क्या मिस्टेक्स करते हैं। सबसे पहला तो वो कोई भी रैंडम बुक्स पिक करते हैं और उन्हें बस वो पढ़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और फिर वो पढ़ मान लीजिए उन्होंने एनसीईआरटी की कोई बुक उठा ली, हिस्ट्री की बुक उठा ली, ठीक है, एनसीईआरटी उठा ली, और 6 स्टैंडर्ड की 7 स्टैंडर्ड की आर पास्ट बुक उठा ली और वो पढ़ना शुरू कर दिया उन्होंने। फिर वो हो गया तो फिर अगले दिन मन किया कि चलो अभी ये वाली एनसीईआरटी उठा लेते हैं, ज्योग्राफी पढ़ लेते हैं। फिर उसके दिन अगले दिन मन किया कि चलो इकोनॉमिक्स पढ़ लेते हैं। देखिए, ऐसे यूपीएससी की प्रिपरेशन नहीं होती है। यूपीएससी प्रिपरेशन एक थरो प्रिपरेशन होती है, जहां पे आपको सिस्टमैटिकली चीजों को पढ़ना होता है। आपको अपनी स्ट्रैटेजी तय करनी होती है कि आप पहले कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनको आप एक लिंक बनाकर आप जिसको कंप्लीट करोगे। तो फॉर एग्जाम्पल, मैंने हिस्ट्री की बुक उठाई। मेरी जो बेसिक एनसीईआरटी बुक्स है, जैसे आपकी 6 स्टैंडर्ड की आर पास्ट हो गई, फिर 7 स्टैंडर्ड की आपकी बुक हो गई। फिर आप अगर हिस्ट्री में अगर फॉर एग्जाम्पल आप एंशियंट ही कर रहे हो तो फिर आप आर एस शर्मा उठा के पढ़ोगे। तो ये तो हो गई आपकी एंशियंट की। तो आप ऐसे एक पूरा, अगर आप एंशियंट शुरू कर रहे हो तो एंशियंट से आप जो 6-7 स्टैंडर्ड से आपने उठाई है बुक, वो आप पढ़ोगे, आर एस शर्मा कंप्लीट करोगे। फिर अगर आपने मॉडर्न इंडिया डिसाइड किया है तो फिर आप मॉडर्न इंडिया की जो आपकी एनसीईआरटी की बुक हो गई वो पढ़ोगे आप। फिर आप स्पेक्ट्रम की राजीव अहीर सर की जो स्पेक्ट्रम हो गई वो आप उठाओगे, आप वो पढ़ोगे। तो आपको लिंक करना होगा। आपको, आप अगर एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो ठीक है, मैं एनसीईआरटी पढ़ूंगा और जो मेरी रेफरेंस बुक है उसको मैं कंबाइन करके अच्छे से पढ़ूंगा। आप ज्योग्राफी पढ़ने के लिए बैठे तो आपने 9 स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी की बुक पढ़ ली, ठीक है, आपने 10 स्टैंडर्ड की पढ़ ली, आपने 11-12 स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी पढ़ ली। तो ऐसे करके आपको एक एक करके आपको जो स्टेप बाय स्टेप्स, आई मीन सीरीज वाइज अगर आप देखोगे नीचे से ऊपर अगर आप जाओगे कि मैं जो छोटे क्लासेस की बुक्स है वो पढ़ लूँ, फिर जो अपर क्लासेस की बुक्स है मैं वो पढ़ लूंगा। तो ऐसे करके आपको सिस्टमेटिकली जाना होगा, आपको सिस्टमेटिकली पढ़ना होगा। आपने आज 11 स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी उठा ली, वो पढ़ ली है आपने। फिर आप एक महीने के बाद जो है फिजिकल ज्योग्राफी की 11 स्टैंडर्ड की पार्ट 2 पढ़ रहे हो, उसके बीच में आप कुछ और पढ़ रहे थे। तो ऐसे नहीं पढ़ना है, ठीक है। आप लोगों को एक चीज का सबसे ज्यादा ध्यान ये रखना है कि आपको सिस्टमेटिकली चीजों को पढ़ना होगा। आपने एक चीज उठाई, उसको कंप्लीट करोगे, उससे उस टॉपिक से रिलेटेड और कौन से स्टैंडर्ड की बुक्स है आप वो पढ़ोगे। फिर आप रेफरेंस बुक्स आपको जो पढ़नी होगी आप वहां से पढ़ोगे। ऐसे आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये मिस्टेक आपको अवॉइड करना है प्लीज। आप ये अगर कर रहे हो, आप रैंडम बुक्स पिक कर रहे हो, तो वो लिंक नहीं बन पाता है सब्जेक्ट्स का। तो ये पहले आप लोगों को जनरल मिस्टेक्स खत्म करनी होगी। दूसरी, टेस्ट सीरीज तो आप लोगों को पता होगा, ठीक है। प्रीलिम्स एग्जाम के पहले हम लोग टेस्ट देते हैं, काफी सारे मॉक्स हम लोग सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे बच्चे मिस्टेक्स क्या करते हैं कि बहुत तो जो होते हैं वो मॉक देते ही नहीं है, ठीक है। वो सोचते हैं कि जो भी फाड़ना है वो यूपीएससी एग्जाम में जाके दिखाएंगे, ठीक है। तो इनका तो कहीं भी कुछ होने वाला है नहीं। दूसरे जो कैटेगरी के बच्चे हैं वो क्या मिस्टेक करते हैं कि वो एग्जाम के 1 महीना पहले या फिर 20 दिन पहले वो मॉक उठा के सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये नहीं करना है, आप ज्यादा मॉक सॉल्व कर नहीं पाओगे। आपको एटलीस्ट, आप जितने भी टॉपर्स के जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, अगर आप उनसे पूछे तो वो इन जनरल यही कहते हैं कि एटलीस्ट कम से कम आप 40 मार्क्स या 30 मार्क्स, 35 मार्क्स, या जो लोग जिन्होंने काफी लंबे टाइम तक प्रिपरेशन की वो कहते हैं कुछ 50, 60, 80 मार्क्स तक भी लोग कहते हैं कि इतना वो सॉल्व करते हैं, और वो करते हैं, करना पड़ता है, ठीक है। अगर आप इतने मार्क्स सॉल्व नहीं करोगे तो आपको आइडिया नहीं आएगा कि आपको क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने, तो आपको मार्क्स तो सॉल्व करने। देखिए, प्रॉब्लम क्या होने लगती है ना कि
प्री एग्जाम के 4 महीने पहले हम लोग यूपीएससी प्रीलिम्स की पढ़ाई शुरू करते हैं। उस टाइम पे क्या होता है कि हमारे ऐसे कुछ बहुत सारे टॉपिक्स बच जाते हैं, सिलेबस से बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स रह जाते हैं जो आपको रियलाइज़ होता है कि आपने पढ़ा ही नहीं है। फॉर एग्जांपल आपके प्रीलिम्स के एग्ज़ाम आ रहे हैं, 4 महीने 3 महीने रह गए, फिर आपको रियलाइज़ होता है कि आपने तो एनवायरनमेंट पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। शंकर आईएएस आपकी कंप्लीट है ही नहीं, आप वो पढ़ने लगते हो, तो वो पढ़ने लगते हो, उसमें टाइम जाने लगता है, तो फिर आपको मॉक्स के बर्डन्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं कि यार मैंने तो अभी मॉक्स करना शुरू ही नहीं किया, ठीक है। फिर आपको बर्डन और शुरू हो जाता है कि मैंने ये क्लासेस की मॉक की है, मुझे उस क्लासेस की भी मॉक करनी है, मुझे इनसाइट्स के मॉक करने हैं, मुझे वाजीराम के मॉक करने हैं, मुझे विजन के भी मॉक करने हैं। फिर जब इतने सारे बर्डन आना शुरू हो जाते हैं ना सर पे, देन बिलीव मी फिर एक भी मॉक ठीक से हो नहीं पाता है। और या अगर आपने 1-2 मॉक भी कर लिए तो आपको इतनी थकावट महसूस होने लगती है, आप मेंटली इतने एग्जॉस्ट फील करने लगते हैं कि आपसे कुछ भी ठीक से नहीं होता फिर उस टाइम पे। तो इस चीज़ का ज़रा ख्याल रखिए आप लोग कि आप ज़रूरी नहीं है कि आप अपने मॉक्स के प्रीलिम्स जो आई मीन प्रीलिम्स के जो आप मॉक्स दोगे, वो प्रीलिम्स एग्जाम के 4 महीने पहले ही दोगे। आप अब से भी मॉक एक-एक हफ्ते में 1 मॉक लगाना आप शुरू करिए। इससे क्या होगा कि पहले तो आपको अपने डेप्थ का अंदाज़ा हो जाएगा कि आप कितने डेप्थ में जाके पढ़ रहे हो। अगर आपसे अब फॉर एग्जांपल आपने मॉडर्न इंडिया पढ़ लिया, ठीक है? आपने एनसीईआरटी पढ़ ली, आपने जो है आपके रेफरेंस बुक जो हो गई, स्पेक्ट्रम आपने पढ़ लिया, फिर जो भी आप रेफरेंस बुक जो भी जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर आप बिपिन चंद्र से पढ़ रहे हो, आपने वो पढ़ ली है, तो अब आप क्या करिए मार्केट से मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड अगर कोई ये सॉरी मॉक आई है तो आप वो बैठ के सॉल्व करिए। अब आप पिछले सालों का जो मॉक है उसको सॉल्व करने की कोशिश मत करिए। इस साल 2023 में जिस तरीके से प्रीलिम्स एग्जाम्स में ऑप्शंस दिए गए, तो अब वो पुराने अगर पिछले साल की कोई टेस्ट सीरीज होंगी उसको अगर आप सॉल्व करने बैठेंगे तो फिर मैं तो कुछ नहीं बता सकता हूँ कि वैसे क्वेश्चंस वापस से फ्रेम होकर आएंगे या नहीं आएंगे। बट आप ज़रा कोशिश करिएगा, ठीक है। अगर आप वो सॉल्व भी करते हो, आप अपने नॉलेज के लिए देखना चाहते हो कि आपको आपने जो पढ़ा है वो आपको कितना याद है या नहीं है, वो तब तो आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप ऐसे फील करना चाहते हो कि आप यूपीएससी एग्जाम देने के लिए ही बैठे हो, आप हॉल में बैठे हो, आपके सामने ये मॉडर्न इंडिया के क्वेश्चन है आपको सॉल्व करने, उस अगर स्ट्रैटेजी से अगर आपको मॉक सॉल्व करना है तो आपको जो इस साल के जो भी मॉक्स आएंगे क्लासेस के वो आपको बैठ के करना होगा, ठीक है। या फिर आप पास्ट ईयर आई मीन इसी साल जो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे होंगे, इस साल ज़्यादा मॉडर्न इंडिया से क्वेश्चन थे नहीं, बट आप इंतजार कर सकते हो, अगर मार्केट में जो भी क्वेश्चंस आएंगे क्लासेस के आप वो लगा के देख सकते हो, ठीक है। तो आप अभी से अपने मॉक्स के सॉल्व करना आप शुरू करिए, क्योंकि आप अगर अभी से करोगे तो बहुत सारी चीज़ें प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी कवर होती रहेंगी, ठीक है। आपने दिसंबर तक जनवरी तक खूब मेंस की पढ़ाई की, प्रीलिम्स आते आते मालूम पड़ा कि प्रीलिम्स की पढ़ाई तो हुई नहीं है, तो फिर इतना टाइम से जो मेंस की पढ़ाई की उसका क्या मतलब निकला, फिर 1 साल चला जाएगा। फिर आप वही गलती करोगे, आप फिर दिसंबर तक जनवरी तक मेंस की पढ़ाई करोगे, फिर जैसे ही जनवरी आ जाएगा फिर आपको रियलाइज़ होगा कि भाई साहब मैंने तो प्रीलिम्स की पढ़ाई शुरू कर दी है, लेकिन अब तो बर्डन आ रहा है, अब तो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, अब तो मुझे डर लग रहा है, अब तो मैं पैनिक हो रहा हूँ, फिर प्रीलिम्स मिस हो जाएगा, फिर प्रीलिम्स में प्रॉब्लम आ जाएगी, फिर पूरा साल चला जाएगा। तो आप प्रीलिम्स की आप तो मेंस की पढ़ाई करोगे ही करोगे, ठीक है। आपने अभी से डिसाइड किया कि आपको यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करना है, आपको नेक्स्ट ईयर अटेम्प्ट देना है, तो आप तो अपने मेंस की पढ़ाई शुरू करोगे, बट उसके साथ साथ आप लोग हर वीक में बैठ के एक मॉक सॉल्व करने की कोशिश करिए। या नहीं, एक हफ्ते में नहीं कर सकते हो तो 2 दिन का 3 दिन का गैप लो, 30 से 40 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन आप पर डे बैठ के या फिर जैसे मैं कह रहा हूँ वीकली आप उसको सॉल्व करो। आप प्रीलिम्स मोड में आपको रहना ही होगा, आपको मेंस मोड में तो तैयारी आपकी चलेगी, लेकिन सिंस डे 1 आपको डे 1 से आपको प्रीलिम्स मोड में भी पढ़ना होगा, ठीक है। तभी वो फोकस भी आपका बना रहेगा और आप किसी भी पैनिक सिचुएशन को इजीली हैंडल कर पाओगे। इनिशियली यूपीएससी एस्पिरेंट और क्या मिस्टेक करते हैं, जो लोग क्लासेस में जाते हैं, क्लास अटेंड करते हैं, 2 घंटे चले गए, जीएस की क्लास अटेंड कर ली, 2.5 घंटे जीएस की क्लास अटेंड की है आपने, 2.5 घंटे 2 घंटे आपने ऑप्शनल की क्लास अटेंड कर ली, 5 घंटे भाई साहब आपके चले गए यहाँ पर। अब आप आ गए अपने हॉस्टल रूम में, आप थके हो, सो जाओगे, फिर आप उठोगे, आपको तो बताया गया कि जो क्लासेस में पढ़ाया जाता है उसको आके आप रिवाइज करो। तो आपने बैठे, आपने जितने भी आपको सुबह से पढ़ाया गया था आपने उसको रिवाइज किया, आपने वो रिवाइज कर लिया, फिर आप सोचे कि वाह पढ़ाई हो गई आपकी, आप सो गए। अगर आप ऐसे कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि ऐसे यूपीएससी क्लियर होगा, जो क्लासेस में पढ़ाएंगे मैं उसको रिवाइज करूंगा और हो जाएगा, भाई साहब ऐसे नहीं होता, ठीक है। आपको अपनी सेल्फ स्टडी करनी होगी, आपको अपनी स्ट्रैटेजी बनानी होगी कि ठीक है क्लासेस में जो पढ़ा रहे हैं वो तो मैं पढ़ूंगा, उसको तो मैं रिवाइज करूंगा ही करूंगा, लेकिन मेरी क्या स्ट्रैटेजी होगी। तीसरी जो मिस्टेक स्टूडेंट्स जनरली करते हैं कि वो कभी सिलेबस देखते ही नहीं है, ठीक है।
कि सिलेबस में क्या क्या टॉपिक्स दिए हैं सब्जेक्ट में। फॉर एग्जांपल अगर ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में आपके दो पार्ट है, ह्यूमन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी। फिर मैप बेस्ड आपके टॉपिक्स होते हैं जो कि ज्यादातर करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। अब आप बैठ गए हो मेंस की तैयारी करने के लिए, आप बस बुक उठा के पढ़ के निकल गया, आपने बोला मैंने तो पढ़ लिया मेरा तो हो गया। भाई साहब ऐसे नहीं होगा, आपको सिलेबस भी देखना होगा, ठीक है। आपको सिलेबस देखना होगा कि मेरे फिजिकल ज्योग्राफी में क्या क्या पार्ट है, ओशनोग्राफी है, क्लाइमेटोलॉजी है, ठीक है, जियोमॉर्फोलॉजी है। तो ये आपको टॉपिक्स अपने देखने होंगे और हर टॉपिक पे आपके पास कंटेंट आपका प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। टॉपिक के रिलेटेड आपके पास कंटेंट होने चाहिए, आपके पास सारे टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट होने चाहिए कि जब आप प्री क्रैक करोगे, आप मेंस एग्जाम लिखने के लिए जाओगे, वहां पर अगर किसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है तो इंट्रोडक्शन तो थोड़ा बहुत दोगे ना। तो वो इंट्रोडक्शन देने के लिए वहां पे आप कुछ फैक्ट्स डालोगे, आप कुछ फिगर्स डालने की कोशिश करोगे, आप टॉपिक को थोड़ा सा कंसेप्चुअली समझाने की भी कोशिश करोगे। तो उसके लिए आपके पास कंटेंट होना चाहिए। कंटेंट कहाँ से मिलेगा? आपको किताबों से मिल जाएगा। तो इसके वो किताबों से मिलेगा तो फिर उसके लिए आपको सिलेबस देखना होगा कि हाँ ये सिलेबस में ये टॉपिक है तो मेरे को डन करके रखना है। इससे फायदा क्या होता है कि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, जब आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो, तो आपको याद आता है कि यार हाँ ये पर्टिकुलर चीज मेरे सिलेबस में है, इस पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड ये चीज न्यूज में है, मुझे ये कवर करनी है, मुझे ये पढ़ना होगा। फिर मैं इसको क्या करूंगा, अपने स्टैटिक पार्ट से भी जोड़ दूंगा। अगर मुझे मेंस में जब भी मुझे आंसर राइटिंग करनी होगी तो मैं ये करंट अफेयर्स का पार्ट भी उसमें सॉरी ऐड कर दूंगा। तो एग्जामिनर पे एक अच्छा इंप्रेशन बनेगा कि बंदा करंट अपडेटेड है, इसको पता है चीजें, ठीक है। तो ये तो आपको करनी है। चौथी चीज और क्या हम मिस्टेक करते हैं, देखिए नोट्स मेकिंग। अब बहुत लोग तो कहते हैं कि वो नोट मेकिंग पे ज्यादा बिलीव नहीं करते, वो पढ़ते हैं, अंडरलाइन करते हैं और उनका हो जाता है। ऐसे लोग भी होते हैं, मुझे याद है 2016-15 का टॉप 15-16 का टॉपर था, ऑल इंडिया रैंक 2, ठीक है, सॉरी 16-17 का टॉपर था। तो उन्होंने बताया था कि वो कभी भी नोट्स वगैरह नहीं बनाते थे, वो बस टेक्स्ट बुक्स को अंडरलाइन करते थे और उन्हीं को रिवीजन कर लेते थे। बट बहुत लोगों का मानना है कि वो नोट्स बनाते, क्रिस्प नोट बनाते ताकि उनको क्विक रिवीजन के लिए हेल्पफुल हो, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि आप बुक में जो अंडरलाइन करते हो, आप जब बुक उठाते हो तो आपको सब कुछ नया लगता है, आपको तो बिलीव ही नहीं होता कि आपने अंडरलाइन किया है, ठीक है। ऐसा भी बहुत लोगों के साथ होता है। तो उस केस में आप अपने नोट्स, शॉर्ट नोट्स आप प्रिपेयर कर सकते हो। अब नोट्स में आपको पूरी टेक्स्ट बुक नहीं छापनी होती है, ठीक है। आपको कीवर्ड्स ऐड करने होते हैं, आपको कुछ ऐसे वर्ड्स ऐड करने होते हैं कि ठीक है अगर मैं ये वर्ड पढ़ूंगा तो मुझे समझ में आ जाएगा कि मुझे पूरे पैराग्राफ का एक समरी मुझे क्लिक हो जाना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। आपको ऐसे नोट्स प्रिपेयर करने होंगे, ठीक है। और ज्यादा नोट्स मेकिंग में बहुत ज्यादा टाइम आपको नहीं लगाना है, बट वो नोट मेकिंग आपके रिवीजन के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, ठीक है। जब आप रिवीजन करने बैठोगे, जब आप एग्जाम के पहले फटाफट आप टॉपिक्स पढ़ोगे कि आपको कितने याद हैं, तो वो चीजें उस टाइम पे आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। तो आप नोट्स मेकिंग करिए। अगर आपको चीजें याद नहीं रहती हैं तो उस केस में आपको नोट मेकिंग करना चाहिए। एक और चीज है, बहुत सारे टॉपर्स लोग आते हैं, वो अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करते हैं। तो देखिए सारे टॉपर्स की जो स्ट्रैटेजी होती है, टेक इट एज अ पिंच ऑफ सॉल्ट, ठीक है। आपको जो सूटेबल लगे, ठीक है। मैं तो कहूंगा आप टॉपर से ज्यादा अपने टीचर की भी सुनिए, ठीक है। टीचर्स को ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है, वो ज्यादा अच्छी तरीके से समझते हैं कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कैसे पढ़ाई करनी चाहिए। टॉपर्स का भी सुनिए। बट यही बहुत सारे टॉपर्स आके कहते हैं कि भाई साहब हमने तो कभी कोचिंग ही नहीं की थी, हमारी तो सेल्फ स्टडीज, हमने सब सेल्फ स्टडी से कर लिया। देखिए बिना कोचिंग के, हेल्प के, अगर जो भी ये बंदा कहता है कि मैंने तो सब कुछ खुद ही कर लिया, मुझे कोचिंग की कभी कोई जरूरत नहीं पड़ी, देखिए दे आर कंप्लीट लायर्स, ठीक है। झूठ बोलते हैं वो लोग। अगर आपको प्रीलिम्स एग्जाम जाके देना है तो आप मॉक बैठ के सॉल्व करोगे। मॉक कौन बनाता है? कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बना के देते हैं आपको। फिर वहां पे आपने कोचिंग की हेल्प नहीं ली, आपने प्री क्लियर कर लिया, आप मेंस देने जा रहे हो। आपको कैसे पता चलेगा कि आप मेंस के लिए प्रिपेयर हो या नहीं हो, जब आपके मेंस की आंसर राइटिंग किसी ने चेक की हो या नहीं हो? वो कौन चेक करके देता है? कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो टीचर्स जो हायर करके रखे हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों ने, वही करके देते हैं आप लोगों को करेक्ट करके कि हाँ यहाँ पे आपकी कॉमन मिस्टेक्स है, यहाँ पे आप सुधार लाओ। वहीं से तो आपको पता चलता है। इतना कौन अफलातून आया हुआ है कि उसको तो सब पता ही है कि मुझे क्या लिखना है और जो मैं लिखूंगा वो करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, अगर आपका मेंस क्लियर हो गया तो आप फिर इंटरव्यू के लिए जाते हो। आप इंटरव्यू के लिए जाओगे तो आपको आपकी एक ऑलरेडी आपकी एक मॉक इंटरव्यू, आपकी एक प्रिपरेशन होनी चाहिए कि हाँ मुझे कैसे जाना है, कैसे बैठना है, इंटरव्यूअर से मुझे कैसे इंटरेक्ट करना है। उसके लिए भी बहुत सारे क्लासेस वाले मॉक इंटरव्यूज करवाते हैं फ्री में। वो तो आप जाते हैं ना, सारे टॉपर्स तो जाते हैं वहाँ पे, या फिर जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ रहता वो भी जाते हैं वहाँ पे, अपने मॉक इंटरव्यूज देकर आते हैं कि उनको इंटरव्यू के लिए अच्छे से प्रिपेयर होना है।
तो वहाँ पे भी तो कोचिंग आपकी हेल्प कर रहा है ना। तो अगर आपको कोई भी टॉपर बस यही आके कह रहा है कि मैं तो खुद ऐसे ही पढ़ लिया, मैं 30 मार खान हूँ, मुझे किसी कोचिंग की हेल्प की ज़रूरत कभी पड़ी ही नहीं, देखिए वो झूठ बोल रहे हैं, आप उनके बातों में मत आइए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जाइए आप कोचिंग ज्वाइन करके बैठ जाइए और पढ़ना शुरू कर दीजिए, वहीं से होगा, नहीं। बिना कोचिंग के आप अपनी जो रीडिंग्स है वो आप कर सकते हो, ठीक है। आपको वर्ल्ड हिस्ट्री क्लासेस में पढ़ाया जा रहा है, आप वो वर्ल्ड हिस्ट्री अपने बुक से पढ़ सकते हो, वो सेल्फ स्टडी है, वो मैं मानता हूँ आपको पढ़ना है, वो आपकी सेल्फ स्टडी चलनी चाहिए, चाहे आप क्लास ज्वाइन कर रहे हो या आपने क्लास ज्वाइन नहीं की है तो भी। अब कुछ अनोखे एस्पिरेंट्स होते हैं, वो कुछ पंचवर्षीय योजना बनाते हैं कि मैं इस साल मेंस की तैयारी करूंगा, अगले साल मेरी प्री की तैयारी होगी, फिर उसके बाद मैं 1 साल और बैठ के फिर दोनों करूंगा, फिर उस साल में इतने साल के बाद फिर मैं एग्जाम दूंगा। देखिए ये पंचवर्षीय योजना कभी काम नहीं आती है। आपको यूपीएससी के लिए एक बार में प्रिपेयर होना है, यही करेक्ट प्रिपरेशन है भाई। हाँ, इसके प्रिपरेशन के लिए आपको 1 साल तो आपका जाएगा, ठीक है, 1 साल 1.5 साल आपका जाएगा, सिलेबस ही इतना वास्ट है। फिर उसके बाद फिर आपका 1 साल का पूरा एग्जाम का प्रोसीजर है, तो 2-2.5 साल तो आपके ऐसे ही चले जाएंगे। तो इसमें आप अपनी अपनी प्रिपरेशन आप इस हिसाब से कर सकते हैं। ज्यादा लंबा टाइम देंगे तो मैं और अच्छे से प्रिपेयर कर लूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता भाई साहब। नोट मेकिंग पे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, आप नोट्स बनाइए अगर आपको बनाना है, या फिर अगर आपको लगता है कि आप अंडरलाइन कर सकते हैं, आपको वो आप हाईलाइट कर लोगे और आप बाद में रिवीजन कर सकते हो, तो जैसे आपको अच्छा लगे आप वो कर सकते हो, ठीक है।